Hello student, this side Subham Singh. Today we discuss about the structure of atom of class 11th and the chapter is second chapter. Now we already discussed some topics in previous part 1 and this is the second part, and in this video we discussed some new topics. Now the next topic is atomic number. Atomic number is represented by dash Z and it is given by मोज़ले in 1930. 1913 में मोज़ले ने ये आपको दिया था, बताया था what is atomic number and what is atomic number. The element have the number of protons present in the nucleus. तो जो भी आपका एलिमेंट है या जो भी एटम है उसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसके इक्वल हो जाएंगे एटॉमिक नंबर के. एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज़ अ प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. नाउ नेक्स्ट वन इज मास नंबर. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हीं दोनों का सम करके उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, या हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं इसको और एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं. सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर. तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपको आगे होगा. देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मास नंबर. मास नंबर इज इक्वल टू द Z प्लस N. N is the number of proton and Z is the number of the N is the number of neutron and Z is equal to number of proton. That is because when the number of proton equal to the atomic number. Okay, now we take some examples. Hydrogen have the atomic number is 1. That means there is a present only one proton in nucleus of the hydrogen. And the next one is carbon have the 6 atomic number. That means the number of proton present in the nucleus is 6. सोडियम के प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस में 11. दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज मास नंबर. वी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ Na में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 12. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 23. दैट मीन्स उसका मास नंबर हो जाएगा 23. नाउ वी टेक द अनदर एग्जाम्पल. अ एलिमेंट हैव द एटॉमिक नंबर इज 19 and the mass number is 39. Now calculate the number of neutron. So we already know what is the formula of A is equal what is the formula of mass number. Mass number is equal to the atomic number plus number of neutrons present in the nucleus. Then we have a number of we have a mass number, we have a number of proton बिकॉज जो एटॉमिक नंबर था वो भी 19 है. जो एटॉमिक नंबर 19 है दैट मीन्स उसमें प्रोटॉन की नंबरिंग कितनी हो गई, 19 हो गई. एंड हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, न्यूट्रॉन की. तो न्यूट्रॉन की हमें नंबरिंग निकालनी है, कितने नंबर है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू द मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. देन तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 39 माइनस 19 इक्वल टू 20. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 20 प्रेजेंट है. Now next one is Thomson model of an atom. तो Thomson model of atom थॉमसन ने दिया था 1904 में. जैसे थॉमसन था इनका नाम, इन्होंने दिया था. ये किसके बेसिस पे आया था, ये आया था आपके जो आपने कैथोड रेज और कैनाल रेज स्टडी की थी उसी के बेसिस पे जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था. और ये आपका फर्स्ट मॉडल है जो किसी भी एटम के लिए दिया गया था. थॉमसन के अकॉर्डिंग, थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो एक स्फीयर में है और यूनिफॉर्मली पूरा अच्छी तरह से पूरी क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है.
तो इस एक स्फेरिकल फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और वो उसके अंदर एम्बेडेड है। तो एम्बेडेड इन इट पॉजिटिव पोर्शन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो आपके नेगेटिव पोर्शन है, वो उसके अंदर एम्बेडेड है। बट ये जो थॉमसन था ये फेल हो गया था, इसने कुछ चीज़ों में ये फेल था जिसकी वजह से इसको आगे कंसिडर नहीं किया गया था। इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग भी बोलते हैं, रेजिन पुडिंग भी बोलते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ये आपके जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग थी उस एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसीलिए इसको कैंसिल आउट कर दिया था, मतलब इसको फिर मान्यता नहीं थी। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग थी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो थी वो रदरफोर्ड ने दी थी। रदरफोर्ड ने ये 1911 में दी थी और जो आपका थॉमसन मॉडल था वो 1913 में आया था। तो 1913 में आने के बाद में जब हमने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की थी, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रूव मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया था। तो व्हाट इज़ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के अकॉर्डिंगली क्या था, ये भी एक मॉडल था जो आपको जो दिया गया था, जो रदरफोर्ड ने दिया था इन 1911 में दिया था। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि जो भी आपका एटम्स होता है वो बहुत ही कैसा होता है, स्मॉल होता है, स्फेरिकल में होता है, सर्कल वाला स्फेरिकल का होता है एंड न्यूट्रल एलिमेंट होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि आपके टू पार्ट्स से मतलब जो आपका एटम है उसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं, वन इज़ न्यूक्लियस एंड नेक्स्ट वन इज़ जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका एक एरिया। तो ये आपके टू पार्ट्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं या जितने भी आपके एटम्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो टू पार्ट्स से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस एंड नेक्स्ट वन इज़ वो एरिया जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने राउंडेड शेप में राउंड सर्कल में क्या होता रहता है, रोटेट होते रहता है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था, इन्होंने बोला था जो एलिमेंट्स है उसका जो पॉजिटिव पोर्शन है, जो उसका पूरा पॉजिटिव पोर्शन है वो उसके न्यूक्लियस में है और उसी में क्या है, किसी भी एलिमेंट का जितना भी वेट है वो सब उसी के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो जो पॉजिटिव पोर्शन था वो कहाँ है, वो न्यूक्लियस में है और इसको क्या बोला था, वो न्यूक्लियस बोला था। तो जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 तक होती है। और वहीं जो अगर हम एटम की देखें, जो आपकी न्यूक्लियस की थी वो तो हो गई आपकी 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 तक, और जो आपका एटम की रेडियस थी वो थी आपकी 10⁻⁻8 तक होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते रहते हैं, वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उसके सर्कल उससे दूरी पे क्या करता रहता है, वो उसकी ऑर्बिट में घूमते रहता है। जो अल्फा पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते रहते हैं, वो एक सर्कल में घूमते रहते हैं और उन्हीं सर्कल्स को क्या बोल दिया, ऑर्बिट बोल दिया, और उसी में क्या करता रहता है, वो घूमते रहता है। तो जो पॉजिटिव पोर्शन है वो न्यूक्लियस में है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों ओर घूमते रहता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, मतलब जितने यूनिट न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कल में घूमते रहेंगे। इसीलिए जो भी आपका एटम होता है वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस में उतने नंबर ही ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेट होते रहते हैं उस न्यूक्लियस के चारों ओर। इसीलिए जो आपका ओवरऑल एटम्स है वो कैसा हो जाता है, वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट तो होते रहते हैं न्यूक्लियस के, तो वो हो सकता है वो नीचे भी तो गिर सकता है, बट नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते, क्योंकि जब जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता रहता है, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता रहता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता रहता है।
जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते रहता है, जिसकी वजह से क्या वो उसकी तरफ को खींचने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन की तरफ को अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं तो फिर वो न्यूक्लियस में गिर जाए, बट वो ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब उनके रोटेशन से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है, जो कि दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देता है। जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बैलेंस हो जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके न्यूक्लियस में नहीं जाते, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नहीं जाते। जो रदरफोर्ड मॉडल था, इसी मॉडल को सोलर मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैसा था, क्योंकि जैसा आपका सन है उसके चारों क्या करता है, उसके चारों प्लैनेट्स क्या करते रहते हैं, सर्कल में घूमते रहता है। तो इसीलिए इस मॉडल को क्या बोला गया था, इसी मॉडल को बोला गया था सोलर मॉडल भी बोलते हैं। नाउ जो रदरफोर्ड मॉडल था उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। जो ड्रॉबैक थे वो क्या थे, रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे हो गया आपका फर्स्ट ड्रॉबैक यही था कि जब न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता रहता है, वो तो एक सर्कल में घूमते रहता है। तो जब वो एक सर्कल में घूमता है तो एक टाइम ऐसा भी तो होगा कि वो सर्कल के बिल्कुल पास हो जाएंगे। क्यों होगा ऐसा? उन्होंने ये सोचा कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने से क्या होगा, उनके अंदर से एनर्जी इमिटेड होगी। जब एनर्जी इमिटेड होगी तो उसकी एनर्जी कैसे हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन राउंडेड शेप में, मतलब राउंडेड रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होने से क्या होगा, वो अपने अंदर से लाइट को इमिटेड करेंगे। लाइट इमिटेड करने से क्या होगा, उनकी एनर्जी कम होगी। जैसे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी वो क्या होते रहेंगे, वो न्यूक्लियस की साइड में, न्यूक्लियस के अंदर चलते रहेंगे। डैट मीन्स उनकी रेडियस कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो एटम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसका जितनी भी उसके आइडेंटिटी है वो अपनी लूज़ कर देगा। डैट मीन्स वो फिनिश ही हो जाएगा। बट एक्चुअल में कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट तो करते हैं, ठीक है, रोटेट होते हैं। तो रोटेट हो रहा है, रोटेट होने से क्या होता है, एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो रही है, इमिटेड हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, उनकी एनर्जी भी कम होगी और वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो जो रदरफोर्ड का फर्स्ट था कि ये स्टेबिलिटी को बताने में क्या रहा था, बता नहीं पाया था, उसमें ये फेल हो गया था, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था। नाउ नेक्स्ट वन इज क्या था, नेक्स्ट था स्पेक्ट्रम के बेसिस पे। तो स्पेक्ट्रम जो था इसमें क्या था कि जब आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रेगुलरली लाइट इमिटेड कर रहा है। जब रेगुलरली लाइट इमिटेड कर रहा है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था, वहाँ कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, एक फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए थी, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक कंटिन्यूसली दैट मीन्स एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था। दैट मीन्स वहाँ पे जो एक फ्रिक्वेंसी है उनकी लाइंस नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि ऐसा होता नहीं है। जो अगर हम एक्चुअल में देखें तो जो एटम्स का स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूसली नहीं आता। लाइट इमिटेड होगी तो कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, बट कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम नहीं आता था। इसके वजह से भी क्या हुआ, ये भी लाइन स्पेक्ट्रम को, जो आपका कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, तो लाइन स्पेक्ट्रम को क्या नहीं कर पाया था, क्या कर पाया था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसीलिए इस मॉडल को भी ये भी मॉडल फेल हो गया था। नाउ वो नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आपका होता है when the same element having the same atomic number। जिस भी आपके एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होगा वो आपके क्या होंगे, आइसोटॉप्स होंगे, बट उनका मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है तो होंगे आपके आइसोटॉप्स। आइसोबार वे एलिमेंट्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनके पास में सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गन एंड कैल्शियम, ऑर्गन का नंबर होता है आपका एटॉमिक नंबर
18 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, बट उनके एटॉमिक जो उनका मास नंबर है 40 एंड 40 दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, किसी में भी देख सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मतलब हमें पता चल गया कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, डैट मीन्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। आइसो बार, बार को हम भार मान लेते हैं और भार क्या होता है? एटॉम मास नंबर होता है, तो जिसका मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास होगा वो आइसो बार होंगे। देन आइसोटॉप्स, जिनका वो अपोजिट हो जाएगा आइसो बार का, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, वो आपके आइसोटॉप्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन भी पता है, इलेक्ट्रो मीन्स भी पता है एंड मैग्नेटिक भी मीन्स पता है। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक, रेडिएशन मीन्स रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिसमें आपकी दोनों चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रो वाली भी होती है और आपकी मैग्नेटिक वाली भी होती है। तो जो जिस भी रेडिएशंस में दोनों आपकी इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों फील्ड होते हैं जिसमें हम एसोसिएटेड होती हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक, वो रेडिएशन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। जब इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होता है तो वो क्या करता है? वो मूव करता है अंडर द एसिलेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक, और जब उसके और क्या करता है? वो अल्टरनेटिंग हो जाता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के, एंड प्रोड्यूस्ड होता है एंड ट्रांसमिटेड भी हो जाता है। दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और ये किसकी फॉर्म में हो जाती है? ये वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिटेड हो जाती है। तो इन्हीं वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन्हीं रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोलते हैं। सिंपल सी बात यह है कि वो रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड अप्लाई, मतलब दोनों फील्ड की तरह वो वर्क करे, कि वो आपके इलेक्ट्रिक की तरह भी वर्क करे और आपके मैग्नेटिक फील्ड की तरह भी वर्क करे, उन्हीं रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो कैसे होती हैं? वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। डैट मीन्स अगर मैग्नेटिक जिधर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहाँ भी आपके ये दोनों हैं वहीं पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों एक दूसरे के कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है ये इसको किसी भी मीडियम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डैट मीन्स ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम्स वो जगह होती है जिसमें कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होती है, डिफाइन करते हैं हम इसको, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रिस्ट और थ्रोथ, मतलब जब एक अप एंड डाउन होता है तो उन दोनों के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वो होती है तो जो नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में जितने भी वेव्स पास होंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वेलोसिटी, जितनी एक सेकेंड में वेव्स ट्रैवल करती है उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। सभी वैक्यूम्स में इन वैक्यूम ऑल मैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं। कौन? वैक्यूम में भी कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इसकी जो रेडिएशन है जो इसकी वैल्यू है वो है इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ये 3 × 10⁸ मीटर तक ट्रैवल कर सकते हो। इसको हम डिनोट करते हैं v से, वेलोसिटी से। नाउ नेक्स्ट वन इज वेव नंबर। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं v जो है v बार से, जो ऊपर आपका एक छोटा सा लगा हुआ है इसी को बोलते हैं v बार। नाउ नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं v बार से, म्यू बार से, और ये होता है आपका नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स जाते हैं इसी को क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ एंड c इज इक्वल टू v लैम्डा।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है ये बोहर ने दी थी इन 1913 में। ये भी किसने दी थी? बोहर ने दी थी 1913 में। इसके अकॉर्डिंगली क्या था? इसके अकॉर्डिंग था कि जो बोहर मॉडल था, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो रेडिएशंस है वो आपकी इमिटेड भी हो सकती हैं, ऑब्जर्व भी हो सकती हैं, कंटिन्यूसली और डिसकंटिन्यूसली दोनों हो सकती हैं। ओके, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली होती रहती है। और जो रेडिएशंस होती हैं, जो एनर्जी इमिटेड होती है या फिर ऑब्जर्व होती है, वो कंटिन्यूसली नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यूसली होती है और एक स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है। पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। और अगर ये पैकेट्स किसके बने होते हैं? अगर ये पैकेट्स लाइट के होते हैं, मतलब डैट मीन्स ये क्वांटम एनर्जी जो होती है वो लाइट की होती है, तो हम इसको फोटोन भी बोलते हैं। और जो आपकी क्वांटम है, जो जितने भी एनर्जी ऑफ क्वांटम है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की। जो आपकी रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। इसी को हम ई प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी और ई इक्वल टू एच म्यू। तो जो एच म्यू है, एच क्या है यहाँ पे? प्लांक कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 जूल सेकेंड। तो जो एनर्जी है वो ऑलवेज इमिटेड होगी या फिर ऑब्जर्व होगी, एक इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन, और ये है आपकी ई इज इक्वल टू एन एच म्यू। तो जो एन है वो नंबर्स होते हैं जो आपके जो आप अभी आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें हम इनको पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी आपकी वो होती है, एक आइडियल बॉडी होती है जिसमें सभी टाइप्स की फ्रिक्वेंसी, जितनी भी फ्रिक्वेंसी है वो सभी टाइप की इमिटेड और एब्जॉर्ब भी कर ली जाती है, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और इसमें से आपकी और जो रेडिएशन इसमें से इमिटेड होती है उनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड करने के लिए किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, तो इजेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी डालते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करते हैं एक मेटल के सरफेस के ऊपर, जिससे क्या होता है? वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्टेड हुए हैं, जो उस सरफेस से बाहर निकले हैं, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही सिंपल है, वो फिनोमिना जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड करता है। इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? फ्रीक्वेंसी, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके, क्योंकि जो लाइट होती है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती है, और तो वो फ्रीक्वेंसी हम मेटल की सरफेस पे डालते हैं, और मेटल की सरफेस पे डालने से उसमें क्या होता है? उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट। हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंटल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम एक बीम ऑफ द लाइट फॉल करते हैं, किसके ऊपर डालते हैं? किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं, और वहाँ से क्या होता है? वहाँ से इमीडिएटली एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? वहाँ से इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हो जाते हैं। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इजेक्टेड होंगे वो किसके ऊपर बेस होंगे? वो बेस होंगे इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो जितनी अच्छी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस होगी लाइट की, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको म्यू नॉट से भी डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। डैट मीन्स अगर हम ये आपकी वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिससे आपके इलेक्ट्रॉन तो इजेक्टेड हो जाते हैं। इससे कम फ्रिक्वेंसी के अगर आप लाइट किसी भी सरफेस पे डालते हैं और वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। एक वो फ्रिक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर हम किसी भी सरफेस पे डालें तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन होता है वो आपकी मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते हैं। और ये आपका W0 इज इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है। एंड जो एनर्जी जो होती है, जो आपकी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, वो होती है आपकी एच वी माइनस वी नॉट इक्वल टू एम हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ दिस इज द लास्ट। इन नेक्स्ट we discussed about new topics.
and listen the video very carefully. I hope you understand. Thank you for watching it.